पूरी जिम्मेदारी से निभाओ और उसमें असंतोष दिखाने का कोई विशेष फायदा भी नहीं है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। ये शायद अपना जो थोड़ा बहुत असंतोष है वो दिखाने का केवल नीतीश कुमार को ही टाइम मिला। लेकिन मैं मिनिस्टर वाइज अगर चले तो एक बार फिर से दिनेश बता देती हूँ। राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्ट्री मिली है। लास्ट के लेग में इलेक्शन चुनावी प्रचार में राफेल का मुद्दा सबसे बड़ा था। ऐसे में डिफेंस मिनिस्टर और की पोस्ट इस कार्यकाल में भी सरकार के लिए बहुत अहम होने वाली है। बहुत सारे एक्विजिशन हम देख रहे हैं और खासतौर से मेक इन इंडिया को डिफेंस सेक्टर में अगर सरकार को बूस्ट अप करना है तो डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित शाह को होम अफेयर्स मिला है। गुजरात में उनका एक्सपीरियंस रहा है। होम मिनिस्टर स्टेट के रह चुके हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट नंबर 2 डी फैक्टो होता है होम मिनिस्ट्री। भी जब अध्यक्ष थे तो वो नंबर 2 थे और अभी भी प्रैक्टिकली नंबर 2 हैं। गडकरी साहब को रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज है। साथ में उनको एमएसएमई मंत्रालय भी मिला है ना। एमएसएमई पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। नोटबंदी और जीएसटी की मार देखने वाला सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग अगर मिनिस्टर रहे हैं तो वो नितिन गडकरी रहे हैं पिछले कार्यकाल में भी। तो ये उनके लिए एक एडिशनल मंत्रालय दिया गया है। निर्मला सीतारमण, इस वक्त सरकार खुद इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ देख रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के आंकड़े यही कहते हैं। ऐसे में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। लोगों का ये भी गैस था क्योंकि ट्रबल शूटर सबसे बड़े मोदी जी के अमित शाह ही रहे हैं तो हो सकता है उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल सकती है। लेकिन निर्मला सीतारमण का एक तरह से कद उस हिसाब से देखा जाए तो बढ़ गया है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री इक्वली क्रूशियल मंत्रालय है। रामविलास पासवान को कंज्यूमर अफेयर्स मिला है। बाकी अगर रविशंकर प्रसाद की बात करें तो लॉ मिनिस्टर तो वो पहले ही थे, कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे और उसके पर जिस पर निगाह सबकी होगी वो भी बता दूं आपको। स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय मिला है और इसके साथ महिला और बाल विकास का कपड़ा मंत्रालय उनके पास पहले था पिछले टेन्योर में। उनको WCD मिनिस्टर मिली है जो कि मेनका गांधी के पास थी। तो ये भी उनका कद थोड़ा सा अमेठी से हरा के आई है तो मिला है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट 1 मिनट मनीष भाई, ये हमें सीरीज से चलना पड़ेगा। एस जयशंकर को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिला है और ये मुझे लगता है सबसे बड़ा संकेत है मोदी जी का। एस जयशंकर एक वो ब्यूरोक्रेट थे जो बहुत क्लोज रहे, चाहे चाइनीज के साथ बहुत क्लोजली काम किया, न्यूक्लियर डील से लेकर जब सरकार के ऊपर संकट आए बहुत अच्छा काम किया। विदेश यात्राओं में एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं कॉर्नरस्टोन रहे। बल्कि उनके बारे में हम परसों ही चर्चा कर रहे थे कि असली में वो दफ्तर में ही प्रैक्टिकली ही वो स्लीपिंग, वो अपने दफ्तर के सोफा पर सो रहे थे, इतना ज्यादा काम किया। और मुझे लगता है ये एक संकेत आगे के लिए भी है कि कहीं ना कहीं टेक्नोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स को लाया जा सकता है लेटरल एंट्री के जरिए। चल आप आसमानी संकट पर बात हमारे साथ बाहर से जुड़ गए हैं जी। नहीं, अभी कोई बाहर से नहीं जुड़ा। हमारे साथ यतेंद्र जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यतेंद्र जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, अपडेट दें, ये तमाम जो खाका हमने खींचा है आप इसको किस तरह से मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो के डिवीजन को देख पा रहे हैं? देखिए, जो पोर्टफोलियो आया है मंत्रियों का उसमें साफ तौर पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। रक्षा मंत्रालय के तौर पर रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह को दिया गया। हालांकि माना यही जा रहा था, तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि गृह मंत्रालय उनके पास बरकरार रहेगा। लेकिन एक बड़ा बदलाव जो अब सामने आया है उसे एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है। और राजनाथ सिंह की जो छवि है उस छवि के हिसाब से मंत्रालय काफी उनके ऊपर मुफीद बैठता है क्योंकि राजनाथ सिंह बार बार जिस तरह से भाषणों में भी अगर आप उनके देखेंगे तो और कई बार संकेत भी इस तरह के मिले थे कि अगर कोई सही तरीके से पाकिस्तान जैसे देशों को हैंडल कर सकता है तो उसमें राजनाथ सिंह जैसा रक्षा मंत्री होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया। और अमित शाह एक बार फिर से पावरफुल सरकार में भी होते हुए नजर आए हैं। गृह मंत्री, हालांकि वित्त मंत्रालय को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें वित्त मंत्रालय दिया जाएगा, अरुण जेटली के खाली होने के बाद जो मंत्रालय है वो उनको मिल सकता है। लेकिन बड़ा बदलाव राजनाथ सिंह की जगह पर गृह मंत्रालय अमित शाह को दिया गया है। और यानी कि सरकार संगठन के साथ साथ सरकार पर भी पकड़ अमित शाह की बनती हुई यहाँ पर दिखाई दी है। और अमित शाह पहले भी गुजरात में होम स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं तो उनके अनुभवों का फायदा इस मंत्रालय को यहाँ पर मिलेगा। और अमित शाह की जो कार्यशैली है। यतेंद्र, आपसे पूछना चाहेंगे, कई राउंड्स ऑफ मीटिंग हुए थे अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में और उस दौरान राजनाथ सिंह भी कई मीटिंग्स में हिस्सा लिया था उन्होंने। तो डी फैक्टो अगर कैबिनेट के नजरिए से देखा जाए तो होम मिनिस्ट्री नंबर 2 मानी जाती है। ऐसे में क्या इस बात को लेकर थोड़ा सा भी संकट, नाराजगी है कि राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया है जिस पोस्ट पर निर्मला सीतारमण थी और अमित शाह, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नंबर 2 है मोदी के बाद, 2024 में हो सकता है प्रधानमंत्री के तौर पे चेहरा हो बीजेपी का। लेकिन इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा सा नाराजगी कहीं पर हो सकती है राजनाथ सिंह के मन में?
देखिए, जो आप मीटिंगों के दौर की बात कर रहे हैं, तो मीटिंगों का दौर केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, जो गृह मंत्री बन चुके हैं, उनके बीच में ही हुआ था। लास्ट वाले दिन जरूर अरुण जेटली से मुलाकात की थी राजनाथ सिंह, और संगठन मंत्री रामलाल ने मुलाकात प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से उस वक्त की थी। लेकिन उससे पहले जो मीटिंगों का दौर चला था, वो केवल और केवल अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में चला था। यानी कि जब भी जो खांचा या जो कह सकते हैं जो पूरा नक्शा तैयार किया गया था मंत्रिमंडल का, वो उस दौरान ही तय हो गया होगा। सूत्र यही बता रहे हैं कि जो भी जानकारी दी गई होगी, केवल निर्णय लेने के बाद राजनाथ सिंह को बताया गया होगा। तो नाराजगी अगर होगी भी तो उनके मन में होगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का जो प्रोसेस अंदर खाने जो संगठन का और सरकार का चल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है कि बाहर नाराजगी दिखाई जाए, क्योंकि एक जो बीजेपी का कल्चर है उसमें ज्यादातर एविएशन किसको मिला अभी स्पष्ट हुआ है या अभी ये खबर बाहर नहीं आई? अपना सवाल दोहराएंगे? जी, मैं पूछ रहा था आपसे, सिविल एविएशन किसके खाते में गया, ये अभी साफ हुआ या अभी ये खबर आनी बाकी है? देखिए, अभी तक सिविल एविएशन को लेकर खबर नहीं आई है, क्योंकि सिविल एविएशन जो पहले था वो सहयोगी दल टीडीपी के पास था। उसके बाद जो सुरेश प्रभु है उनको दिया गया था, लेकिन सुरेश प्रभु को इस बार जगह नहीं दी गई है। तो सिविल एविएशन को लेकर जो लिस्ट आई है उसमें शायद है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक लिस्ट में जरूर है सिविल एविएशन किसको मिला है, लेकिन लिस्ट में पूरी तरह से देख पा रहा हूं तो उसमें हरदीप पुरी को ये दिया गया है। इंडिपेंडेंट चार्ज है हरदीप पुरी के पास, एमओएस इंडिपेंडेंट बनाए गए हैं। तो जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं वो हरदीप पुरी के खाते में गया। हालांकि हरदीप पुरी लोकसभा का चुनाव अमृतसर से हारे हैं, लेकिन उनको एक बार फिर से, क्योंकि राज्यसभा से वो सदस्य है, तो उनके ऊपर भरोसा जताया है और एक तरह से प्रमोट भी इस नाते किया गया जब उनको जो एक्स्ट्रा मिनिस्ट्री दी गई है। जी, और ये अभी इसी बात पर चर्चा हो रही थी और कल मनीष ने इस बात को अंडरलाइन भी किया था कि हैवी इंडस्ट्रीज हमेशा से ही शिवसेना के खाते में जाती रही है और एक बार वही देखने को मिल सकता है। और यही हम देख भी रहे हैं, सावंत साहब को हैवी इंडस्ट्रीज दे दी गई। देखिए, बिल्कुल जो सहयोगी दल होते हैं उनका कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है कि उनको भी कुछ ऐसी मिनिस्ट्री दी जाए जिससे हैवीवेट उनके मिनिस्टर नजर आए, और इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। अरविंद सावंत को ये मिनिस्ट्री दी गई है। हालांकि जेडीयू की तरफ से भी प्रेशर था कि एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक एमओएस दिया जाए, लेकिन बात बनी नहीं। जो सहयोगी दलों को केवल एक एक मंत्री पद देने की बात थी, जिस पर प्रधानमंत्री अमित शाह अड़े रहे, और जो उन्होंने फैसला लिया वो उसको उन्होंने लागू भी किया, जिसकी वजह से सांकेतिक तौर पर विरोध किया। हालांकि जेडीयू ये जरूर कह रहा है कि वो नाराज नहीं है, वो सरकार का साथ देते रहेंगे, लेकिन सांकेतिक तौर पर उन्होंने इस बात का विरोध जताया है कि जो मीटिंग में तय हुआ है वो उसको अपनी मीटिंग में जो अपने नेताओं के साथ उन्होंने जो फैसला लिया है वो उस पर कायम रहेंगे और सरकार का समर्थन वो देते रहेंगे। लेकिन जो सहयोगी दलों की बात है, तो सहयोगी दलों को कुछ ना कुछ, थावरचंद गहलोत भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता उनको एक बार फिर से दे दिया गया। थावरचंद गहलोत के बारे में भी हमने कल चर्चा की थी। अर्जुन मुंडा के संदर्भ में भी मनीष हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उनको आदिवासी विभाग दिया जा सकता है, ट्राइबल अफेयर्स, और वो एक बार फिर से होता हुआ दिखाई दिया। पूरी लिस्ट पर निगाह डालेंगे और देखेंगे किसको क्या मिला। एक छोटे से ब्रेक के बाद लोकतंत्र जिंदाबाद उसके विश्लेषण के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आतिर, आपने क्या देखा और किस पर आपकी तवज्जो ज्यादा जा रही है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो राजनाथ सिंह हैं उनका प्रभार अब बदला है, उनको रक्षा का प्रभार दिया गया है। और साथ ही में अगर वित्त मंत्रालय की बात करें, जिसपे बहुत कयास लगाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि ये मंत्रालय बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पास जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको गृह मंत्रालय दिया गया है। और निर्मला सीतारमण जो है उनको एक और बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, उनको रक्षा से अब अपग्रेड कर वित्त मंत्रालय में रख दिया है, यानी कि वित्त मंत्रालय के साथ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी उनके साथ है। और साथ ही में अगर देखें तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है उनको कृषि मंत्रालय दे दिया गया है, क्योंकि राधा मोहन सिंह को इसमें ड्रॉप कर दिया गया था। और रविशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो उनका पोर्टफोलियो मोरलेस सेम रखा गया है। लॉ एंड जस्टिस, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो वो डॉक्टर हर्षवर्धन के पास अब चला गया। आपको याद होगा पहले भी एक बार वो इस मंत्रालय को देख चुके हैं, लेकिन
उसके बाद विज्ञान के बाद अब एक बार फिर से उनको ये मौका मिला है कि वो स्वास्थ्य मंत्रालय में अपना काम करें। और आखिर साथ आपको में कोई सरप्राइज लगता है इस पोर्टफोलियो के डिस्ट्रीब्यूशन में, या आपको लगता है कि ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस है सारा कुछ? देखिए, सरप्राइजेस अगर देखें सीसीएस की अगर हम बात करें तो उसमें फेरबदल किए गए हैं, लेकिन मोटे तौर पे अगर आप देखें स्मृति ईरानी जो हैं उनको महिला बाल विकास मंत्रालय दिया गया है 4D से, अब उनके पास नहीं रहा। और अगर हम बात करें वित्त मंत्रालय की, वो एक बड़ा सरप्राइज लगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण जो है उनको पहले रक्षा मंत्रालय दिया गया था और अब ये दिया गया। और साथ ही में क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अमित शाह जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनको फाइनेंस दिया जाएगा, यानी वित्त मंत्रालय दिया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनको गृह मंत्रालय दे दिया गया है। आखिर जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो रिटेन किया है, अभी मैं देख रहा था, अभी पेट्रोलियम मंत्री के तौर पर जो पहले थे वही हैं नितिन गडकरी, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो रिटेन किया। जिन्होंने रिटेन किया है उसकी वजह क्या है? क्या उनका परफॉर्मेंस उसकी वजह है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का एक ही मापदंड है, वो है परफॉर्मेंस। और जैसे कि उन्होंने कहा है कि इस बार भी उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि एक्सपीरियंस और यूथ, ये दोनों का एक मिक्सचर रहेगा इस पूरे पोर्टफोलियो में भी, क्योंकि कैबिनेट जो उन्होंने पूरा अपने का चयन किया उसमें भी इस बात का ध्यान रखते हुए, और क्योंकि अगर NDA 2 की बात करें, मोदी गवर्नमेंट में जिन जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा उनको रिपीट किया गया है, और कुछ जो मंत्री रहे उनको ड्रॉप कर दिया गया स्वास्थ्य की वजह से या किसी और वजह से। तो अब जो वैक्यूम बना था, क्योंकि अरुण जेटली साहब और साथ ही में सुषमा स्वराज जी दोनों का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता, उसके चलते अब ये जिम्मेदारी दूसरे लोगों को दी गई है। वित्त मंत्रालय की अगर बात करें तो निर्मला सीतारमण को दी गई है, और एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जो है उनके आतिर मेरे आपसे दो सवाल हैं। आपने पत्रकारिता में गृह मंत्रालय हमेशा कवर किया है, एक तो अमित शाह को आप गृह मंत्री के रूप में कैसे देखेंगे, और दूसरा ये कि अजीत डोभाल की भूमिका अब आप क्या देखते हैं? देखिए, गृह मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, और क्योंकि अमित शाह राज्य में गृह मंत्रालय देख चुके हैं तो उसका अनुभव का फायदा उनको यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर चुनौतियां और बड़ी होंगी। अब बात करें जम्मू कश्मीर की, नक्सलवाद की, ये सारी चीजें जो हैं, आतंकवाद को जिस तरह से उसको कंट्रोल में रखा गया है उसी तरह से अभी कंटिन्यू करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उनकी एक प्रोएक्टिव अप्रोच रहेगी, खासतौर से आतंकवाद के खिलाफ, और अब नक्सलवाद पे उनकी क्या पॉलिसी रहती है ये जानना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर अजीत डोभाल की बात करें तो वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी भूमिका होती है एडवाइस करना, प्रधानमंत्री को अपनी राय देना, उनके अंतर्गत और भी जितने भी सेना, थल सेना, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तीनों के चीफ जो है NSA के साथ बात करते हैं, कंसल्टेशन होती है, और उसके बाद न सिर्फ खुफिया एजेंसियां या फिर इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। आखिर ये स्किल डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, महेंद्रनाथ पांडे साहब को गया, राजीव प्रताप रूडी को स्किल मिला था और उनके स्किल से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे पिछली बार प्रधानमंत्री, और वो फिर चला गया था किसी और। इस बार क्या होने वाला है? स्किल को लेकर ये इसको चैलेंज माना जा रहा है क्या, और ये महेंद्रनाथ पांडे पर बड़ी जिम्मेदारी दी है क्या प्रधानमंत्री ने? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट जो है प्रधानमंत्री का एक बहुत पेट प्रोजेक्ट है, उस पर उन्होंने काफी ध्यान दिया है। किसी कारणवश वो स्किल डेवलपमेंट में उतनी प्रोग्रेस नहीं हो सकी जितनी उनको अपेक्षा थी। लिहाजा महेंद्रनाथ पांडे क्योंकि उत्तर प्रदेश के अब दावर नेता बनकर उतरे हैं, और जिस तरह से पूरी परफॉर्मेंस रही उत्तर प्रदेश में पार्टी की, उसके मद्देनजर उनको नवाजा गया है, और इनको बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है कि वो स्किल डेवलपमेंट जो है उस मंत्रालय को आगे बढ़ाएं। ठीक है, हमारे साथ यतेंद्र भी लगातार जुड़े हुए। यतेंद्र, मुझे ये सुनकर भी बहुत खुशी हो रही है कि निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय मिला है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग ये मंत्रालय है। अब वो पहली रक्षा मंत्री महिला बनी, और उसके बाद अब पहली महिला बनी है जो वित्त मंत्री भी बने जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर उनको ये भारी भरकम जिम्मेदारी दी गई है तो प्रधानमंत्री मोदी के जहन में क्या 2-3 फैक्टर्स रहे होंगे?
देखिए, निर्मला सीतारमण की जो इमेज है वो काफी साफ है और इकोनॉमिक मामलों में उनकी अच्छी पकड़ है, क्योंकि अरुण जेटली कई मौकों पर उनकी कई बार तारीफें भी कर चुके थे। और आपको ध्यान होगा, जब वो पहली बार मंत्री बनाई गई थी, मंत्रिमंडल में आई थी, मोदी मंत्रिमंडल में, तब उनको कॉर्पोरेट अफेयर्स की जिम्मेदारी एमओएस के नाते मिली थी और उस अफेयर्स जो उस मंत्रालय में उन्होंने काफी अच्छे काम किए थे, जिसके बाद उन्हें प्रमोट किया गया और डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। तो जाहिर है कहीं ना कहीं वो इमेज जो उन्होंने काम उस वक्त वित्त मंत्रालय में एमओएस रहते हुए किए थे, तो वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ध्यान में थे, जो उसको ध्यान में रखते हुए, और उनकी जो कई मीटिंग्स हुई अरुण जेटली के साथ, तो अरुण जेटली कई बार तारीफ कर चुके थे, तो वो उन सबको ध्यान में रखकर उन्हें एक बार फिर से ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो खर्चे का, जो बजट का मामला होता है, एक महिला उसे अच्छे से समझती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर शायद प्रधानमंत्री मोदी ने ये शॉविनिस्टिक बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी। महिलाएं मल्टीटास्किंग कर सकती हैं, लेकिन इसके घर का बजट देश के बजट जैसा नहीं होता। और इस वक्त वित्त मंत्रालय इज नॉट अबाउट जस्ट गिविंग द बजट, पूरी इकोनॉमी को बैक ऑन ट्रैक लाने की बात है। और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो ये फैसला है कि निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय मिले, मैं कम से कम पर्सनल लेवल पर आई फील वेरी प्राउड और इससे बहुत खुश हूं यतेंद्र। लेकिन एक चीज और, क्या अरुण जेटली की इसमें से रही होगी कि निर्मला सीतारमण के हाथ में कमान सौंपी जाए? और क्योंकि पीयूष गोयल का नाम इसके लिए चल रहा था, वो रेलवे मिनिस्ट्री तो अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन उनको इतना प्रमोट करके वित्त मंत्रालय का पूरा कार्यभार नहीं दिया गया। देखिए आंचल, मैं आपको एक बात बता देता हूं। जो पीयूष गोयल की बात है, तो पीयूष गोयल को रेलवे मंत्रालय का अहम जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि रेलवे को लेकर काफी समस्याएं लगी रहती है, क्योंकि जो आम लोगों को सीधा हिट करता है वो रेल मंत्रालय है। और उस नाते एक कह सकते हैं बड़ा काम रेल मंत्रालय में चल रहा है। एक नई लाइन बन रही है जो केवल माल गाड़ियों के लिए होगी, जिससे पैसेंजर्स को दिक्कत ना हो। और टारगेट भी ये है कि आने वाले समय में ट्रेन लेट ना हो, नई लाइन बने तो नई ट्रेनें और शुरू की जा सके। ये एक बड़ा टारगेट है मोदी सरकार के सामने, जो पिछले समय से पीयूष गोयल देख रहे हैं। तो ऐसे में उनको अगर इस मंत्रालय से हटाया जाता, दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती, तो सारे प्रोजेक्ट्स अधर में लटक सकते थे। तो ये यहाँ पर ध्यान रखा गया। और जहां तक अरुण जेटली की जो बात आपने पूछी है, तो आपको याद दिला दूं कि जब मंत्रालय शपथ लेने की बात थी, तो उससे कुछ समय पहले ही खुद प्रधानमंत्री मोदी एक शाम पहले अरुण जेटली के घर पर गए थे, उनसे बातचीत की थी। और उसी दौरान ये पूरा खांचा, ये कह सकते हैं खाका तैयार किया गया था, और उसमें अरुण जेटली की सहमति ली गई होगी, क्योंकि अरुण जेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके, तो ऐसे मामलों में उनकी काफी पकड़ है। और मैंने आपको भी कुछ देर पहले भी ये बताया कि वो काफी जगह पर निर्मला सीतारमण की तारीफ कर चुके थे, तो और उनकी जो राय थी उसको प्रमुखता से लिया गया। और अरुण जेटली की सहमति के बाद ही इस कदम को प्रधानमंत्री पेट्रोलियम मंत्री के तौर पर एक बार फिर से प्रधान साहब को ये महकमा दिया जा रहा है। आतिर आप इसको कितना चैलेंजिंग देखते हैं? ईरान के पर्सपेक्टिव में ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और जिस तरह से बखूबी उन्होंने एक कार्यकाल में इसको पेट्रोलियम मंत्रालय को हर लिहाज से देखा है, और ये भी ध्यान रखा गया है कि ओवर बर्डन नहीं हो। लेकिन अब क्योंकि बड़ी चुनौती होगी, ईरान से जो स्थिति ईरान और अमेरिका की बन रही है, उसके मद्देनजर एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी होगी और एक बहुत अहम निर्णय लेने पड़ेंगे, निर्णायक निर्णय लेने पड़ेंगे। और अब ये कार्यभार उनके कांधों पे होगा, किस तरह से वो बखूबी इसको आगे लेकर जाते हैं। ठीक है यतेंद्र, नरेंद्र सिंह तोमर को एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय मिला है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्री मिनिस्ट्री है, खासतौर से अभी तक भले ही सरकार बहुत सारी बातें करती आई हो, पिछले टेन्योर के बारे में कहती आई हो, लेकिन रूरल डिस्ट्रेस, वाकई किसानी का संकट एक रियलिटी है। तभी शायद इतने किसान आंदोलन भी पिछली सरकार ने देखे हैं। ऐसे में नरेंद्र तोमर को अगर मंत्री बनाया गया है, तो उनका मैंडेट और क्या प्रायोरिटीज रहने वाली हैं, क्या ब्रीफिंग होगी उनकी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक टारगेट रखा है शुरू से। जब वो प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तभी उन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का टारगेट होगा। जब राधा मोहन सिंह भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने थे और इस तरह की जिम्मेदारी दी गई थी, तो इस काम को जोर शोर से बढ़ाया, लेकिन जितना काम होना था शायद उस तरीके से काम नहीं हो पाया। तो ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर एक अच्छी चॉइस के तौर पर निकल कर आए, कि नरेंद्र सिंह तोमर की जो इमेज है, जो काम करने का तरीका है ग्रामीणों से और अपने कार्यकर्ताओं से, और खासकर जो उन्हें जमीनी गांव की जो
हकीकत है या कह सकते हैं जो खेती और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं उसके बारे में उनको काफी महीनी समझ है, तो उसका फायदा मोदी सरकार को मिले इस बात को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है ये जिम्मेदारी। और कहीं ना कहीं किसानों की जो लागत है वो जो कम हो और उनकी आय दुगनी हो, इस प्रोजेक्ट को उन्हें पहले ही मैसेज दे दिया गया कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। और जो स्वेल्थ हेल्थ कार्ड जो काफी ज्यादा आगे लेकर गए थे मोदी सरकार, वो और आगे ज्यादा क्या ये इस वजह से भी है, क्या यतेंद्र क्या ये इस वजह से भी है कि मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर ही ऐसा समझा जा रहा था कि कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में एज मिल गई और किसानों से किए हुए वादे को निभाते हुए ही अब कमलनाथ ने क्या काम किया या नहीं, इसको लेकर विपक्ष वहां कभी घेरने की कोशिश करता है और कभी कमलनाथ की तरफ से यह कहा जाता है कि उन्होंने अपना किया हुआ वादा निभाया है। क्या किसानों से संबंधित मुद्दा, और मंदसौर तो हमको याद है ही क्योंकि ये मध्य प्रदेश में बहुत गर्म रहा है ये मुद्दा, और वहीं से अभी बाकी जगहों पर चीजें फैल रही हैं किसानों से जुड़ी हुई, क्या इस वजह से भी नरेंद्र सिंह तोमर को इसके लिए ठीक समझा गया कि उनको एग्रीकल्चर दिया जाए? क्योंकि पहले शिवराज सिंह चौहान की बात चल रही थी कि शायद उनको एग्रीकल्चर मिल सकता है। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर की अगर इमेज को ध्यान में रखेंगे तो वो साफ तौर पर पता चलता है कि किसानों से अगर सीधा इंटरेक्ट करने वाले हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि को जमीनी तौर पर समझने वाले हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर है। और मध्य प्रदेश की जो आप बात कर रहे हैं, जो किसानों की बात कही, जो अपोजिशन लगातार खासकर बीजेपी वहां पर अपोजिशन में, वो हमेशा वो यही दावा कर रही है कि किसानों को छलने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। तो ऐसे में एक ऐसे नेतृत्व की, एक ऐसे नेता की जरूरत थी मोदी सरकार को जो किसानों की समस्याओं को समझे, लेकिन साथ ही साथ उन समस्याओं का समाधान भी हो। और जो अपोजिशन यानी खासकर सत्ता पक्ष में रहते हुए कांग्रेस मध्य प्रदेश या दूसरे प्रदेशों में किसानों के साथ कर रही है, उसको भी सामने लाने का काम करे। तो ऐसे पूरे खाके में नरेंद्र सिंह तोमर फिट बैठते हैं, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर की छवि इसी तरह के किसानों और ग्रामीण पृष्ठभूमि के बीच में काम करने की रही है, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में रही है और बड़े आसानी से किसानों के बीच में या आम लोगों के बीच में अपनी बात रखने वाले के नेता के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर जाने जाते हैं। और अभी मैं जो आपको बता रहा था कि डिजिटल इंडिया की बात जो मोदी सरकार का जो टारगेट रहा है, तो डिजिटल इंडिया बिना गांव के पूरा नहीं हो सकता। और गांव में किस तरह से रूरल डेवलपमेंट किया जा सके, उसमें किस तरह से डिजिटल इंडिया का स्वरूप तैयार किया जा सके, तो इसमें जो समझ नरेंद्र सिंह तोमर की है, जो इमेज नरेंद्र सिंह तोमर की है, उससे बेहतर कोई नेता मुझे लगता है उसमें रविशंकर प्रसाद का भी रोल रहने वाला है, क्योंकि इस देश में टॉयलेट्स कम और लोगों के हाथ में मोबाइल ज्यादा है। यतेंद्र, मुझे एक चीज बताइए, प्रकाश जावड़ेकर अब मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बन रहे हैं, पहले भी वो ये टेन्योर थोड़ी देर के लिए निभा चुके हैं। ऐसे में दो सवाल, एक तो प्रकाश जावड़ेकर की एमआईबी मिनिस्टर के तौर पर नियुक्ति, नंबर एक, और नंबर दो, राज्यवर्धन सिंह राठौर का हल्के हल्के मंद मुस्कुरा के सबसे मिलजुल तो रहे थे, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि फिट है तो हिट है के मोड में रहे वो लगातार अपने 5 साल। तो क्या अंदर की खबर आ रही है, क्या उनको राजस्थान में अकोमोडेट किया जा सकता है और वसुंधरा राजे की धीरे धीरे जगह लेने की कोशिश करवाई जा सकती है उनको स्टेट यूनिट में? देखिए, इस तरह की अटकलें जरूर चल रही हैं, लेकिन जो हमारी सूत्रों से बात हुई, या कह सकते हैं कि जो पर्दे के पीछे काम करने वाले जो नेता हैं, उनका यही कहना है कि अभी इस बारे में कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि राजस्थान में अभी वसुंधरा राजे हैं और अभी इस तरह का कोई बदलाव की संभावना नहीं है। लेकिन अगर बदलाव होगा तो वो सीनियरिटी को ध्यान में रखकर होगा, केवल यही नहीं होगा कि यूथ को देखना और अनुभव को नहीं देखना। तो इस तरह का मिश्रण घालमेल नहीं किया जाएगा। जब भी संगठन की संरचना होगी और तो उन अनुभव और युवा दोनों को ध्यान में रखते हुए ही नेतृत्व वहां पर बनाया जाएगा पूरे संगठन का। और जहां तक जो राज्यवर्धन राठौड़ है उनको मंत्री पद नहीं देना, तो उसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, उनके एटीट्यूड को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं, जो विरोध लोकसभा चुनाव के दौरान उनका देखने को मिला, वो चीजें भी ध्यान में आ रही है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय ने और खुद प्रधानमंत्री ने नोटिस की। उन सब बातों को ध्यान में रखकर उनके जो मापदंड थे उस पर इस बार राज्यवर्धन खरे नहीं उतरे, इस वजह से उनको ये जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। जी यतेंद्र, कामकाज का बोझ तो आप पे भी बढ़ेगा क्योंकि आप बीजेपी कवर करते रहे हैं, लेकिन आतिर से मेरा एक सवाल है। आतिर, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो न केवल कृषि बल्कि ग्रामीण विकास यानी कि 2 मंत्रालय एक दे दिए, प्रकाश जावड़ेकर के पास पर्यावरण और सूचना प्रसारण, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि राधा मोहन सिंह को ड्रॉप करने के बाद
पार्टी को कोई ऐसा चेहरा चाहिए था, ऐसा नेता चाहिए था जो एक जेन्युइन जो कंसर्न्स हैं, जो किसानों की, उनको देख सके। और क्योंकि मध्य प्रदेश से हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और सभी उनके अगर संगठन में बात करें तो हर जगह उनकी अच्छी पकड़ रही है। अरुण जेटली से लेकर सभी नेताओं से उनके बहुत अच्छा पीछे रिलेशंस रहे। तो इसके मद्देनजर एक नेता ऐसा चुना गया जो कि एक जेन्युइन हो, जो कि कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता हो। क्योंकि अब किसानों का मुद्दा जो एक बड़ा मुद्दा है और प्रधानमंत्री का भी, जैसे कि यतेंद्र आपको बता रहे थे कि एक उनका विजन जो है किसानों के लिए उनकी आय दुगनी करनी, उसके लिए कोई ऐसा अर्नेस्ट नेता चुना जाए जो इसको आयाम दे सके। तो उसके मद्देनजर ये मुझे लगता है फैसला लिया गया है। खास साथ ही में प्रकाश जावड़ेकर की अगर बात करें, आपको याद होगा पहले भी उनको NDA 2 में कार्यभार दिया गया था सूचना प्रसारण मंत्रालय का कुछ समय के लिए, फिर वो उनका प्रभार बदल के उनको पर्यावरण किया गया था। एक बार फिर से उनको ये चुनौती मिली है और क्योंकि वो एक बहुत ही काबिल प्रवक्ता रहे हैं, पूरी अच्छी तरह से मीडिया इंडस्ट्री को जानते हैं, एक बड़ा अनुभव है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक बहुत ही एक सफल मंत्रालय रहेगा। और उनके लिए अब क्योंकि अगर हम बात करें जो जिस तरह से मीडिया में चेंजेस हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन अगर उसको देखें डिजिटलाइजेशन हो रहा है, वो एक उनके लिए जाहिर तौर पे एक नई चुनौती रहेगी। अब ये एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स और मोदी जिस तरीके से भारत को जग सिरमौर बनाना चाहते हैं, और हमने देखा कि कूटनीतिक मामलों में या अभी आंचल की हंसी का राज भी हम समझेंगे कि जग सिरमौर पर असल में, लेकिन ये एस जयशंकर साहब को ये डिपार्टमेंट दिया जाना, इसको आखिर आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी इसको कह सकते हैं कि एक फैसला है कि एक टेक्नोक्रेट को लाया गया है। एस जयशंकर का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने क्लोजली इंटरेक्ट किया है और देखा जाए तो प्रधानमंत्री कार्यालय में पूरी तरह से उनका इंटरेक्शन रहा है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ हो, अगर हम बात करें चीन की, चीन में विशेषज्ञ हैं, वहां पर एम्बेसडर रह चुके हैं, यूएस में भी उनका अच्छा कार्यकाल रहा है, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। तो इस सब के मद्देनजर उनका अनुभव देखते हुए और जो उनके इनपुट्स रहे, क्योंकि आखिर यह समझा जाता है कि वर्चुअली तो ये डिपार्टमेंट असल में ठीक है घोषित नहीं किया जाता, लेकिन प्रधानमंत्री अपने पास ही रखते हैं और उनके हिसाब से ही इस डिपार्टमेंट में कामकाज चलता है। पाकिस्तान को हैंडल करना पड़ेगा, पाकिस्तान को हैंडल करना पड़ेगा। और सुषमा स्वराज के बारे में ये समझा जा रहा था कि हैवी वेट होने के बावजूद एक समय की वो अपने आप को उस तरीके से उन्होंने एडजस्ट कर लिया है जैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं, जहां आवश्यकता होती है, जितना प्रधानमंत्री चाहते हैं उतना वो करती हैं। अब ये डिपार्टमेंट उधर से इधर आना, इसके मायने आप क्या देखते हैं? देखिए, एक जो प्रधानमंत्री की विजन है, जो उनकी आउटरीच है और जिस तरह से उन्होंने NDA 2 में अपने कार्यकाल में पूरे विश्व में जाकर एक भारत को पूरे विश्व के मैप पर ले आना, एक बड़े तौर पर, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, हर जगह हो, तो उसके मद्देनजर देखा जाए तो खुद स्वयं दूरदर्शी प्रधानमंत्री जो है, उनकी जो विदेशी नीति है उसको ध्यान रहता है, लेकिन उनको ऐसा एक कोई नेता चाहिए जो कि उनकी दूरदर्शिता जो है, उनकी विजन है, उसको पहुंचा सके और ऐसा व्यक्ति जिसके अच्छी तरह से लिंक्स हो हर जगह डिप्लोमैट्स में, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो और अन्य देश हो। ठीक है यतेंद्र, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, अगर टॉप 5 और 6 मंत्रालयों को देखा जाए और एस जयशंकर की जिस तरह से हम बात करें वो एक्सेप्शन को देखा जाए तो ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। बहुत सारे युवाओं को प्रधानमंत्री ने जरूर मौका दिया है, बट वो इंटर्निंग की तरह है, एकदम से कोई ऐसा मैसिव चेंज यहां पर मंत्रालयों में नहीं नजर आ रहा है। तो इन कंटिन्यूटी 2014 से 19 तक की जो रही है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, बहुत ज्यादा चेंजेस मंत्रालय में देखने को नहीं मिले, लेकिन अगर ऊपर के मंत्रालय की जो बड़े हैवी वेट मंत्रालय माने जाते हैं उसमें जरूर चेंज हुआ है। गृह मंत्रालय से सीधा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को बनाया गया, हालांकि उनकी इच्छा है या नहीं है ये बाद में पता चलेगा, उनकी नाराजगी सामने आती है या नहीं आती है। राजनाथ सिंह की जिस तरह से इमेज रही है, काम करने का तरीका रहा है, वो बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाते भी नहीं है। जो उन्हें संगठन या जो भी काम उन्हें दिया जाता है वो उसे पूरा करते हैं। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर से वित्त मंत्रालय जो एक अटकलें लगाई जा रही थी कि अमित को मिलेगा, वो निर्मला सीतारमण को दिया और अमित शाह गृह मंत्रालय जैसी जिम्मेदारी उनको मिली है। तो ये चेंजेस काफी बड़े हैं जो अटकलें लगाई जा रही थी। अभी बात ये भी हो रही थी कि 2 इंपॉर्टेंट महकमे किसी एक व्यक्ति को दिया जाना, आतिर से सवाल हमने पूछा भी था, लेकिन यहां अब जैसे हमको दिखाई दे रहा है कि
पीयूष गोयल साहब को रेलवेज भी दिया गया है और उनको मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी बनाया गया है। तो ये क्या एक व्यक्ति को दो अहम महकमे दिया जाना, क्या ये मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की जो बात नरेंद्र मोदी करते रहे हैं, क्या ये उसके तहत है, या अभी इनको दिए जाने के बाद आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल कभी एक्सपैंड किया जाएगा तब ये किसी और को दिया जा सकता है? तब तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस देखे जाएंगे कि कहां इलेक्शंस होने वाले हैं, कहां पे ज्यादा जरूरत है कॉस्ट शायद इक्वेशंस को साधने के लिए। क्या आप समझते हैं कि उसके इंतजार में ये किया गया है फिलहाल? देखिए, इसमें जो दोनों पॉइंट्स आपने बोले वो दोनों ही पॉइंट्स हैं, क्योंकि जब पहली बार 2014 में सरकार बनी थी मोदी सरकार की, तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो बात थी वो यहाँ पर कही गई थी और वही अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन जब जब जिन स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं तो वहां की जरूरत के हिसाब से राजनीतिक मजबूरियों की वजह से ये विस्तार किए जाते हैं। कई बार मंत्रालयों का काम अच्छा नहीं होता, जिस दिशा में या जिस दशा में होना चाहिए वो नहीं होता, तो उसकी वजह से भी बदलाव होते हैं। तो अभी जो माना जा रहा है वो यही है कि अभी जरूरत के हिसाब से जितनी जरूरत है कम से कम उस हिसाब से ज्यादा मंत्रालय कम से कम लोगों को दिए गए हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव स्टेट वाइज आएंगे विस्तार उसी हिसाब से होगा, काम परफॉर्मेंस के आधार पर भी होगा और राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से भी होगा। तो संभव है कि जो अभी 2-2, 3-3 मंत्रालय अगर किसी के पास है तो वो बाद में उनको दूसरे मंत्री बनाए जाएंगे स्टेट्स के हिसाब से, वो चाहे उनकी कम्युनिटी के हिसाब से बनाए जाएं या स्टेट वाइज जरूरत के हिसाब से बनाए जाएं, वो उस हिसाब से वो मंत्रालयों का बंटवारा आगे भी किया जाएगा। यतेंद्र, जनरल वीके सिंह का सही पॉइंट उठाया यहाँ पर मनीष भाई ने भी कि उनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यानी एक तरह से वो गडकरी साहब को रिपोर्ट करेंगे और एमईए नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं, हाईवेज मिनिस्ट्री में अगर उन्हें एमओएस भेजा जा रहा है, क्या इसे किसी तरह के डिमोशन की तरह देखा जाना चाहिए वीके सिंह के लिए? देखिए, राजनीतिक एंगल से हम देखें तो इसे डिमोशन के तौर पर भी देखा जा सकता है, लेकिन अगर मोदी सरकार के कामकाज के हिसाब से देखें तो एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी जिम्मेदारी भी के तौर पर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि नितिन गडकरी के साथ उनको लगाया गया और नितिन गडकरी एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं, खासकर जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का जो उन्होंने काम किया है, सड़कों का जाल जो उन्होंने बिछाया है, तो एक बड़ी चुनौती उनके साथ कदम से कदम तालमेल करके चलाना होगा, क्योंकि गडकरी बड़े फास्ट तरीके से चलते हैं, कम से कम खर्चे में किस तरह से ज्यादा संसाधन जुटाए जाएं वो उन्होंने करके दिखाया है। तो ऐसे में जनरल वीके सिंह को एक बड़ी चुनौती के तौर पर काम करने का मौका मिला है। तो दोनों ही एंगल इसमें साबित होते हैं कि जो गाजियाबाद में जिस तरह से उनका विरोध देखने को मिला, हमें एक्चुअली ब्रेक के लिए रुकना है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। लोकतंत्र जिंदाबाद लगातार जारी है, हमारा विश्लेषण भी जारी है, जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएगा।